नमस्कार। आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण कैसे किया। ठीक है। देखिए, भारत पर नियंत्रण करने की शुरुआत उन्होंने बंगाल से की। तो जानेंगे कि बंगाल पर नियंत्रण क्यों। उसके बाद प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध के माध्यम से इन्होंने बंगाल पर नियंत्रण किया था। तो प्लासी युद्ध के बारे में भी जानेंगे। प्लासी युद्ध की पहले पृष्ठभूमि देखेंगे, क्योंकि कोई भी युद्ध अचानक से नहीं होता। पहले उसकी परिस्थितियाँ क्या रहती है, उसका परिणाम ही युद्ध होता है। तो उसकी पृष्ठभूमि जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि युद्ध के कारण क्या थे, क्या परिस्थितियाँ बनी उस टाइम पे कि युद्ध लड़ना पड़ा दोनों को। तो ये युद्ध के कारण भी जानेंगे। उसके बाद युद्ध का परिणाम भी देखेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिणाम थे, सैनिक क्षेत्र में क्या परिणाम हुए और आर्थिक क्षेत्र में क्या परिणाम हैं, तो इसको भी समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बंगाल पे नियंत्रण क्यों। देखिए, बंगाल एक बहुत बड़ा भूभाग क्षेत्र था। मतलब कि जो उस टाइम का बंगाल था वो आज का बिहार, बांग्लादेश और जो अभी का पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा, सबको मिला के उस टाइम का बंगाल होता है। समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा। उसका बंगाल की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन होते थे, जो खाने वाले गेहूँ चावल वगैरह बहुत मात्रा में यहाँ पे होते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, विश्व व्यापार से जुड़ने के कारण ये क्षेत्र बहुत समृद्ध था। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में धन संपदा मौजूद थे, जिससे कि वो अपनी आर्थिक लाभ को सुनिश्चित कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे खनिज मात्रा भी बहुत ज़्यादा थी, व्यापक खनिज मात्रा थी। जैसे कि लोहा, यहाँ पे लोहा की खानें थी, कोयला की खानें थी, तांबा की खानें थी और बारूद निर्माण में जो तत्व लगते हैं, जो खनिज लगते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत मात्रा में उपलब्ध थे, जिससे कि ये अपने तोपखाने, गोला बारूद आदि की शक्ति बढ़ा सकते थे। उसके बाद बंदरगाह की मौजूदगी थी यहाँ पे। कोलकाता बंदरगाह, या बंदरगाह का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हवाई जहाज़ के लिए एयरपोर्ट होता है, वैसे ही पानी वाले जहाज़ के लिए बंदरगाह होते हैं। ठीक है। बंदरगाह होने से इनको ये फ़ायदा मिलता है कि अगर बंगाल में कभी युद्ध की परिस्थितियाँ बनती तो ये बाहर से अपनी सेना बुला सकते थे समुद्री रास्ते से। दूसरी बात कि यहाँ पे कोई क्षेत्रीय चुनौती भी मौजूद नहीं थी। जैसे कि मैसूर में टीपू सुल्तान और हैदर अली थे, मराठे में मराठे थे जो इनको चुनौती दे सकते थे। पंजाब में राजा रंजीत सिंह थे, वो भी इनको चुनौती दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी क्षेत्रीय शक्ति मौजूद नहीं थी, कोई ऐसा शासक नहीं था जो इनको चुनौती दे सके। और यहाँ पे कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा थी, जो अपनी वस्तु निर्माण में ये उपयोग कर सकते थे। ठीक है। अब देखेंगे प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध में सबसे पहले बात करें पृष्ठभूमि की, तो देखिए, औरंगजेब जब जिंदा था तो उसने बंगाल का गवर्नर मुर्शिद कुली खान को बनाया था। ठीक है। लेकिन जब 1707 में अंग्रेज की मृत्यु हो गई, उसके बाद, उसकी मृत्यु के बाद जो मुर्शिद कुली खान, ये अपने आप को नवाब की उपाधि धारण कर ली। इसने बोला सबसे कि आज से हम नवाब हैं और यहाँ के हम ही शासक हैं, नवाब हैं, और सब लोग मुझे नवाब बुलाएंगे, बोलेंगे। उसके बाद ये भी अंग्रेज़ों को खुरपात करने से रोका और अपने बस में रखा उनको। इसके बाद 1740 में बनता है बंगाल का नवाब अलीवर्दीन का। ठीक है। ये नवाब, ये मतलब पहले औरंगजेब टाइम पे गवर्नर बोलते थे, लेकिन इसने इसकी मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल नवाब की उपाधि धारण की ली थी, इसलिए अलीवर्दी खां को हम नवाब बोलेंगे। ठीक है। 1740 में ये नवाब बना अलीवर्दी खां। इसने भी अंग्रेज़ों को खुरापात करने से रोका। ठीक है। लेकिन ये तुलना करके गया था अंग्रेज़ों की मधुमक्खी की छत्ते से। ये मतलब जो इसके उत्तराधिकारी थे उनको समझा गया था कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह अंग्रेज हैं। जैसे मधुमक्खी की छत्ते में अगर हम पत्थर मारेंगे तो क्या कर सकते हैं, आपको पता ही है कि मधुमक्खी के अगर छत्ते में हम पत्थर मारे तो क्या होगा। तो वही तुलना करके गया था, लेकिन ये समझा नहीं। इसके बाद अलीवर्दी खां के बाद सिराजउद्दौला 1756 बंगाल का नवाब बनता है। देखिए, ये जब नवाब थे तो इनके विरोध में कोई नहीं था, लेकिन ये जब नवाब बने तो इसका अन्य दावेदार भी थे, जैसे कि शौकत जंग और घसीटी बेगम। घसीटी बेगम का ये मतलब नहीं था कि घसीट के चलते थे, ये मतलब नाम घसीटी बेगम है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इसकी मौसी थी, किसकी, सिरजादौला की मौसी थी घसीटी बेगम। ये कहते थे कि हम भी नवाब बनेंगे। कहते अच्छा नवाब बनोगी। और फिर मतलब ये यहाँ से भाग गए, क्योंकि ये मारना चाहता था इनको, तो ये भाग गए। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज अपने क्षेत्र जो थे वहाँ के, पोर्ट विलियम बोलता था, अपनी फैक्ट्री जहाँ स्थापित की थी, जहाँ इनका गोदाम था, वहाँ पे किलेबंदी शुरू कर दी। किलेबंदी शुरू की, अपनी सेना रखने लगे, गोला बारूद रखने लगे। इसका नवाब ने विरोध किया। उसके बाद आग में घी का काम किया। इन्होंने नवाब के जो विरोधी थे, शौकत जंग, घसीटी बेगम, इन लोगों को भी संरक्षण दिया। ठीक है। उसके बाद सिराजउद्दौला 20 जून 1756 में हमला कर देता है फोर्ट विलियम, जो इनका किला था अंग्रेजों का।
और अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है। और ये भी वहाँ से भाग जाते हैं, घसीटी बेगम, शौकत जंग। वो उसके बाद अपने एक अधिकारी मानिक चंद को उस कलकत्ता का प्रभारी बना देता है और खुद मुर्शिदाबाद घूमने चला जाता है। सिराजदौल्ला मुर्शिदाबाद घूमने चला गया मानिक चंद्र को कलकत्ता का प्रभारी बना के। लेकिन 1756 में क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना आती है समुद्र के रास्ते। एक कर्नाटक में क्लाइव था, वहाँ पे कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो ये नेतृत्व कर रहा था सेना का। और फिर से मानिक चंद्र को, ये जो उसका कलकत्ता का प्रभारी था, इसको घूस वूस दे के फिर से कब्जा कर लेते हैं वो अपने फोर्ट विलियम पे, अपने किला पे। और नवाब के साथ अलीगढ़ की संधि होती है। अलीगढ़ की संधि में ये शर्त रखा जाता है कि अंग्रेज बिना किसी टैक्स के, बिना चुंके दिए कलकत्ता में व्यापार करेंगे और अपनी जो फैक्ट्री होती है उसकी किलाबंदी भी करेंगे। तो सिराजदौल्ला को ये मंजूरी देनी पड़ी, मजबूर हो गए, ठीक है। लेकिन इतने से इनका पेट नहीं भरा। तो प्लासी युद्ध देखते हैं, प्लासी युद्ध का कारण क्या था। इनका पेट इतने पे नहीं भरा, इन्होंने नवाब पर अलीगढ़ संधि का उल्लंघन का आरोप लगा दिया। इन्होंने बोला कि जो टैक्स देने की छूट दी थी, ये मतलब कि पालन उसका नहीं हो रहा, जो संधि हुई थी अलीगढ़ की संधि। ये क्या करते थे अंग्रेज की, इनको चुंगी बिना दिए व्यवहार करने की छूट मिली थी, लेकिन ये क्या करते थे कि दूसरों से ये पैसे लेके, टैक्स लेके, और ये खुद उसके व्यापार करते थे। इसको नवाब को भी घाटे होते थे बहुत, ठीक है। नवाब से उसके बाद नवाब से शत्रुपूर्ण व्यवहार करते थे, क्योंकि हरा चुके थे सिराजदौल्ला को, उससे संधि करनी पड़ी थी मजबूरी में। तो शत्रुपूर्ण व्यवहार करते थे, कोई इज्जत नहीं करते थे नवाब की। उसके बाद विरोधियों को शरण देने लगे, अपने यहाँ बुला लिया शौकत जंग और घसीटी बेगम को कि हमारे पास रहो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग भी करने लगे, मनमाने तरीके से किलेबंदी कर दी। एक किले पे जो फोर्ट विलियम था कलकत्ता, वहाँ पे किलेबंदी करने की अनुमति मिली थी अलीगढ़ से, लेकिन यहाँ ये अपने जहाँ जहाँ फैक्ट्री थी वहाँ पे किलेबंदी करने लगे। चूँकि ये सिराजदौल्ला को हटा करके कठपुतली नवाब बनाना चाहते थे बंगाल के, क्योंकि जो इनके इशारों पे काम करे। उसके बाद क्लाइव के नेतृत्व में एक षड्यंत्र होता है, जिसमें मीर जाफर जो सैन्य प्रमुख था सिराजदौल्ला का, नवाब का जो सैन्य प्रमुख था, मानिक चंद जो कलकत्ता का प्रभारी था जिसको सिराजदौल्ला ने बनाया था, उसके बाद जगत सेठ, फतेह चंद जो बैंकर थे, इसके बैंकर मतलब वित्त मंत्री टाइप के, उनको अपने पक्ष में कर लेता है अंग्रेज कर लेता है अपने पक्ष में। और मीर जाफर को कहते हैं कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे। जो इसका सैनिक प्रमुख था, सेनापति था, इसको नवाब बनने का वादा कर दिया। तो मीर जाफर भी सोच में पड़ गया, क्या है नवाब बना देंगे, चलो ठीक है, फिर ये अंग्रेजों के पक्ष में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्लासी के मैदान में एक तरफ अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ नवाब, दोनों आमने सामने होते हैं। नवाब बोलता है इससे मीर जाफर से कि हमला करो, लेकिन ये तो इनके पक्ष में आ चुका है, कहता कैसा हमला हम नहीं करेंगे। नवाब समझ गया कि ये कुछ दाल में काला है। अंग्रेजों ने बोला कि देखिए नवाब साहब, आप यहाँ से तो भाग जाइए या फिर हम मार देंगे। तो अब क्या करता, भाग गया यहाँ से नवाब। लेकिन बाद में सिराजदौल्ला की ही पुत्र ने उसका हत्या कर देता है बाद में, ठीक है। युद्ध के परिणाम क्या हुए कि देखिए राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुआ कि बंगाल ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। ये अंग्रेजों की मतलब दया पे निर्भर समझ लीजिए, क्योंकि नवाब क्या था, कठपुतली था अंग्रेजों की। बंगाल के संसाधनों पर भी इनका नियंत्रण हो गया, उसका दोहन करने लगे, दुरुपयोग करने लगे मनमाने तरीके से। उसके बाद मुगल सत्ता की भी कमजोरी सामने आ गई, क्योंकि जब तक अंग्रेज था, जब तक औरंगजेब था, जब तक अंग्रेज उसके काबू में थे, लेकिन मर गया। लेकिन जो बंगाल में नवाब था उसको हटा करके अपने कठपुतली नवाब बना देते हैं, फिर भी मुगल सत्ता कुछ नहीं कर पाती है। तो इनको भी पता चल गया कि मुगल सत्ता कितनी कमज़ोर है, कुछ नहीं कर पाई। तो इनका मनोबल और बढ़ गया अंग्रेज़ों का। उसके बाद जो अन्य यूरोपीय देश थे यहाँ पे जो व्यापार कर रहे थे, जो डच और फ्रांसीसी, इनको भी इन्होंने खत्म कर दिया। इनका भी यहाँ से इनको भी मार के भगा दिया अंग्रेज़ों ने। पूरे क्षेत्र पे इनकी कब्जा हो गई, व्यापार पे, पूरा व्यापार पे अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया बंगाल के। यहीं से शुरू की इन्होंने फूट डालो राजगुरु की नीति की शुरुआत की इन्होंने, क्योंकि नवाब जो सिराजदौल्ला था उसके सैनिक प्रमुख जो कलकत्ता का प्रभारी था उसके बीच में सबको तोड़ के अपने पक्ष में मिला लिया। तो इनको पता चल गया कि यहाँ के लोगों को हम लालच दे के, पैसा खिला के अपने पक्ष में कर सकते हैं और फूट डाल के अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं। इनको यहाँ से पता चल गया,
ठीक है। तो यहीं से शुरुआत होती है फूट डालो राज करो की नीति, जो आगे चल के इन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच फूट डाला और शासन किया, जिसका परिणाम हम देखते हैं कि पाकिस्तान बना है अंत में 1947 में, हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। तो यही कारण था। उसके बाद कंपनी, पहले से जो यहाँ के लोग थे वो कंपनी को व्यापारिक समझते थे कि ये व्यापारी हैं, लेकिन प्लासी युद्ध के बाद ये राजनीतिक स्वरूप से युद्ध हो गए। लोगों को पता चल गया कि ये अब मतलब कि व्यापारी ना होकर यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। ये यहाँ के किंग मेकर बन गए। ये डिसाइड करने लगे कि नवाब कौन बनेगा। आगे जब हम बक्सर युद्ध समझेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो मीर जाफर जो सैन्य प्रमुख थे सिराजुद्दौला को, जिन्होंने कठपुतली नवाब बनाया था, उसको भी हटा देते हैं ये बाद में। हम पढ़ेंगे अगले जब बक्सर युद्ध पढ़ेंगे उसमें। सैनिक क्षेत्र में क्या बदलाव होते हैं, क्या परिणाम होते हैं सैनिक क्षेत्र में, इनको पता चल जाता है कि भारतीय सेना एक भीड़ तंत्र है। मतलब ये इनके पास कोई शक्ति नहीं है, एक भीड़ है। इसको आसानी के साथ तितर बितर कर किया जा सकता है, क्योंकि नवाब के पास हजारों में सेना होती थी, 10,000 के आसपास सेना थी इसकी। ये कुछ हजार थे, मुट्ठी भर सेना थे अंग्रेज, फिर भी ये हरा देते हैं। तो इनको पता चल गया कि जो भारतीय सैनिक हैं, जो भारतीय सेना है, जो बंगाल के नवाब की सेना है, वो भीड़ तंत्र है, इनको आसानी से हम पराजित कर सकते हैं। क्योंकि जो अंग्रेजी सेना थी वो आधुनिक मतलब अस्त्र शस्त्र से युक्त थी, जो गोले बारूद थे, तोप थे बड़े बड़े इनके पास। लेकिन जो नवाब की जो भारतीय सेना थे उनके पास वही पुराने हथियार थे, तलवार, लाठी, डंडे, भाले। अब समझ सकते हैं कि एक तरफ तलवार, लाठी, भाले और दूसरी तरफ तोप और बंदूक हो तो कौन जीतेगा, बम हो कौन जीतेगा, आपको पता ही है। तो इनको पता चल गया। बंगाल के जितने भी खाने थे बारूद के, उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया और अपनी तोप शक्ति बढ़ा ली। इसे बहुत पर्याप्त मात्रा में तोपों का निर्माण किया, गोले बारूद के निर्माण किए, तो इनकी और सैनिक शक्ति और बढ़ गई अंग्रेजों की। ठीक है। लेकिन इस युद्ध में सैनिक परीक्षण नहीं हुआ था, सेना लड़ी नहीं थी, क्योंकि ये एक सौदा था। क्योंकि पहले से ही नवाब के जो अपने थे सेना प्रमुख था, सबको अपने पक्ष में मिला लिया था, तो युद्ध हुआ ही नहीं। वो तो पहले ही नवाब भाग गया, उसको पता चल गया ये सब मिले हुए हैं। ठीक है। तो ये कोई युद्ध नहीं, एक सौदा था। असली युद्ध होगा बक्सर युद्ध में। देखिए आर्थिक क्षेत्र में जो बदलाव हुए, बंगाल की लूट शुरू होती है यहाँ से दोस्तों। मतलब हद हो जाती है कि बहुत ज़्यादा यहाँ की धन संपत्ति की लूट चालू कर देते हैं अंग्रेजों ने। बंगाल के सारे संसाधनों पर इनका नियंत्रण हो जाता है, अपने तरीके से पूरा दोहन करते हैं, जो मन करता है सो करते हैं। इसे समझ सकते हैं कि बंगाल के शिल्पकार थे, किसान थे, मनमाने तरीके से इनका सामान लूट लेते थे। जैसे किसानों के गाय भैंस जो मवेशी थे उनको खोल के ज़बरदस्ती ले जाते थे। बकरे जो होते थे, बकरे खस्सी जो जिसको बोलते हैं, उसको काट के खा जाते थे। ये समझ लीजिए मीट बना के खा जाते थे किसानों के बकरे का। गायों को खोल के ले जाते थे, भैंसों को खोल के ले जाते थे। ये बहुत परेशान हो गए बाद में। जो शिल्पकार थे, जो सामानों का निर्माण करते थे, जैसे मान लीजिए कि इनको 1 लाख का ठेका दे दिया कि 1 लाख का सामान तैयार कर दीजिए शिल्पकारों से। मान लीजिए कि चादर, रेशमी कपड़े, मान लीजिए रेशम के चादर निर्माण करवाने हैं, तो 1 लाख रुपए का इनको दे देते हैं ठेका। पहले शुरू में 5,000 दे दिया और 1 लाख का सामान तैयार करवा लिया, और बाद में आते थे और कुछ पैसा नहीं देते थे, सारा 1 लाख का सामान उठा के चले जाते थे। बाद में दोस्तों ये स्थिति आ गई कि शिल्पकार अपना हाथ कटवाने लगे, अपना हाथ कटवा लेते थे वो, कि अंग्रेजों से मतलब कि सामान की तैयारी ना करनी पड़े अंग्रेजों की। इस चक्कर में किसान भी बहुत परेशान थे, कोई संत बन जाता था, कोई साधु बन जाते थे इनके अत्याचार से। ये इतना अत्याचार क्यों करते थे? क्योंकि नवाब इनका आदमी था, इनके हाथों की कठपुतली था, कुछ नहीं कर पाता था। ये मनमाने तरीके से लूट शुरू कर दी यहाँ पे। इस युद्ध के बाद नए युग की शुरुआत होती है भारत में, जो भारतीय दासता का युग था, जिसका अंत 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के साथ ही इस दासता की शुरुआत होती है, इस लूट की शुरुआत होती है। क्योंकि बंगाल के बाद इन्होंने पूरे क्षेत्र, मैसूर, मराठा, पंजाब, सिंध और सारे क्षेत्र पे कब्जा कर लेते हैं। पूरे भारत में लूट मचाते हैं। कितने लोग तो बोलते हैं कि भाई अंग्रेज़ों ने रेलवे दिया, अगर अंग्रेज नहीं होते तो रेलवे नहीं आता है भारत में। लेकिन उस रेलवे के निर्माण में उन्होंने कितनी लूट की, कितने भारत के संपत्ति को लूटा, ये भी हम पढ़ेंगे आगे जब जानेंगे। देखिए लेकिन बंगाल का जो प्लासी युद्ध था वो
मतलब कि इससे असली शासक की पहचान नहीं हो पाएगी, बंगाल का असली शासक कौन है, क्योंकि नवाब समझ रहा था कि हम मतलब कि वो हैं, नवाब हैं, लेकिन अंग्रेज समझ रहे थे कि हमारे हाथों का कठपुतली है। पता नहीं चलता था। नवाब समझता था कि हम राजा हैं और अंग्रेज समझते थे कि हमारा नवाब है तो हम राजा हैं यहाँ के। तो इस जो गलतफहमी थी, इसका समापन हुआ बक्सर युद्ध के माध्यम से। बक्सर युद्ध में समझेंगे कि मीर जाफर इनके लालच को पूरा नहीं कर पाया। इन्होंने अंग्रेज़ों ने जब मीर जाफर को नवाब बनाया बंगाल का, तो उसने समझ लीजिए कि 3 करोड़ रुपए अंग्रेज़ों में बांटे, जिसमें क्लाइव को 20 लाख रुपए व्यक्तिगत रूप से मतलब फ़ायदा हुआ था, दिया था मीर जाफर ने अंग्रेज़ों को। उसके बाद 24 परगने की ज़मींदारी भी इन्होंने अंग्रेज़ों को दे दी मीर जाफर ने, कि इससे भी खुश हो जाएंगे। 8 सालों में 15 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए मीर जाफर से, लेकिन इस ससुरा अंग्रेज ब्राह्मण निकला सब, बावन, और वो भी कटा हुआ बावन। कितना भी दे दो इनका पेट नहीं भरा। जब मीर जाफर को पता चलेगा इनका पेट नहीं भरा, तो फिर अब क्या करता, अंग्रेज ने दोबारा मीर जाफर को भी हटा के उसके दामाद को मीर कासिम को बना देते हैं। ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, जिसमें बक्सर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड 2 प्रश्न हैं जिसको आपको हल करने का प्रयास करना है। देखिए पहला प्रश्न है, प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। तो आपने जो कारण पढ़ा होगा उसमें देखिएगा कि कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना, क्या ये कारण थे युद्ध के, प्लासी युद्ध के। कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी द्वारा भारी कर वसूलना, ये भी देखना। सिरदौला द्वारा अंग्रेजों की फैक्ट्री पर कब्जा करना, ये क्या कारण था प्लासी युद्ध का। और इस तीनों के पढ़ के इसमें आंसर देना है कि इसमें कौन से कारण सही थे। क्या एक कारण सही था, केवल 1 और 2 कारण सही थे, उसके बाद केवल 3 कारण सही था, या फिर सभी कारण सही थे, प्लासी युद्ध के कारण थे। तो इसको आंसर देने का प्रयास करना है। उसके बाद इसका आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लासी युद्ध का षड्यंत्र क्लाइव द्वारा किया गया था, क्या यह सही है। उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को सेना प्रमुख बनाने का वादा किया, आप वीडियो में देख रहे होंगे। प्लासी युद्ध के बाद सिरदौला को अंग्रेजों ने नवाब बनाया। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है का मतलब असत्य है। तो इसमें देखिए कौन सत्य है कौन असत्य है। उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3 जो ऑप्शन है, इसमें आपको आंसर देने का प्रयास करना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम बक्सर युद्ध के बारे में जानेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।